नमस्कार दोस्तों। विपक्षी महागठबंधन जिसे लोग इंडिया के नाम से अब जान रहे हैं, वो गठबंधन अपनी अगली बैठक 1, 2 और 3 सितंबर को मुंबई में करने जा रहा है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या मौजूदा दौर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विपक्षी गठबंधन को इतना मौका देंगे कि वो अगली बैठक कर सके। और दूसरी बात ये कि चर्चा ये है कि 2 अक्टूबर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू हो सकती है, और ये अरुणाचल प्रदेश के किसी इलाके से शुरू होगी या पोरबंदर से शुरू हो सकती है। पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की तरफ ये जाएगी। मोटे तौर पर कहें तो ये गुजरात, उत्तर प्रदेश और असम यानी भारतीय जनता पार्टी के 3 सबसे बड़े गढ़ों से होकर और साथ साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे चुनावी राज्यों से होकर भी गुजरेगी, जहां भारतीय जनता पार्टी कड़ी टक्कर मुख्य मुकाबले वाली पार्टियों में गिनी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से बदली गई है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जिस प्रकार से बदलाव किए जा रहे हैं, और इन सब से बढ़कर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल के विस्तार की संभावनाएं बन रही हैं, यानी कुछ और लोगों को राजनीति से रिटायरमेंट देने की प्रक्रिया चालू की गई है, वो इस तरफ इशारा करती है कि आने वाले दिसंबर महीने में लोकसभा चुनाव होने की गुंजाइश बहुत ही ज्यादा बनती जा रही है। और लोकसभा के चुनाव दिसंबर में यदि होते हैं तो उसके लिए विपक्षी गठबंधन के बारे में आज की तारीख में यही कहा जा सकता है कि यह गठबंधन अभी भी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अभी भी यहां पर बहुत ही इनिशियल स्टेज की प्रारंभिक दौर की वार्ताएं चल रही है। ना तो संयोजक चुना गया, ना ही इस गठबंधन का कोई प्रारूप सामने आया, ना ही 11 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी सामने आई है। और ये वो सुनहरा मौका है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी, यूं कहें कि संघ परिवार, जो इस आशंका से ग्रस्त है कि अप्रैल मई में हीट वेव चल सकता है, और अप्रैल मई में हीट वेव चलने का नतीजा ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी का पोलिंग परसेंटेज 2014 या 19 के अप्रैल मई की तरह नहीं, बल्कि 2021, 22, 23 में जिस प्रकार की गर्मी देखने को मिली है, उसमें 8 से 10 या 12% तक भी वोटिंग घट सकती है। और यही कारण है, इन सब कारणों के बीच एक सबसे बड़ा कारण यह है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजे यदि उल्टे पड़ते हैं, फिर उसके बाद किसी टेलीविजन चैनल का, किसी गोदी मीडिया का ओपिनियन पोल भारतीय जनता पार्टी के काम नहीं आएगा। वो ओपिनियन पोल उसी प्रकार का होगा जिस प्रकार से बंगाल चुनाव में कुछ चैनलों ने ओपिनियन पोल कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनवा दी थी। कई अन्य राज्यों में इस प्रकार के ओपिनियन पोल देखने को मिले। तो अब जाकर मूल प्रश्न यही ठहरता है कि यदि लोकसभा चुनाव दिसंबर में कराए जाते हैं तो इसके पीछे का की असली वजह क्या है। तो लोकसभा चुनाव दिसंबर में कराए जाने के पीछे की असली वजह यही है कि सर्दियों के मौसम में, जब सर्दियां अभी शुरू हो रही होंगी, उस दौर में पोलिंग परसेंटेज को 60% से ऊपर रखा जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी संभावनाओं को जिंदा रख सके। दूसरा बड़ा कारण यह है कि जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, उन विधानसभा चुनाव के बाद जो निगेटिविटी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़ सकती है, खासकर मध्य प्रदेश की चुनावी हार के बाद, और राजस्थान में कड़ी टक्कर की सूरत में अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी के आगे निकलने की संभावना जो दिख रही है, तो इस संभावना के बाद, ये इन संभावनाओं के चुनावी नतीजे में बदलने के बाद लोकसभा चुनाव का सामना करना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। आखिर किनके बूते भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जाएगी? कमलनाथ मध्य प्रदेश की सत्ता पर यदि काबिज होंगे, या कांग्रेस पार्टी का कोई मुख्यमंत्री काबिज होगा, तो इस बात की क्या गारंटी है कि चुनावी नतीजा 2019 की तरह ही हो? उस दौर में भी कांग्रेस पार्टी थी। क्या गारंटी है कि अशोक गहलोत या कोई कांग्रेसी मुख्यमंत्री इस बार भी सत्ता में आए? हो सकता है कि जाट मुख्यमंत्री ही बना दिया जाए। तो उस परिस्थिति में क्या गारंटी है कि राजस्थान का चुनावी नतीजा भी वैसा ही हो जैसा 2019 में अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते हुए हुआ था? कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। तो इन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब इस बात पर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। यूं कहें कि सहमति बनने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई है कि दिसंबर में चुनाव में चलना है। और दिसंबर में चुनाव में जाने के लिए जो सबसे पहली आवश्यकता है, वो है लोकसभा भंग किए जाने की। तो जब लोकसभा भंग ही कर दी जाएगी, तो लोकसभा भंग करने के बाद समय के 5 महीने पहले या 4 महीने पहले जो लोकसभा चुनाव में जाने की सूरत है, इसके पीछे एक और बड़ा कारण ये दिखाई देता है। कारण दरअसल ये दिखाई देता है
कि यदि 10 साल पूरे पूर्ण कार्यकाल के बाद यदि नरेंद्र मोदी लोकसभा को भंग करते हैं और लोकसभा को भंग नहीं करते हैं और चुनाव करवाते हैं, तो उस परिस्थिति में यदि चुनावी नतीजा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाता है तो पूरा ठीकरा नरेंद्र मोदी के ऊपर फूटेगा। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से इसलिए भारतीय जनता पार्टी बाहर हो गई कि नरेंद्र मोदी के कामकाज से लोग संतुष्ट नहीं थे। यह बिल्कुल उसी प्रकार की परिस्थितियां होगी जिस प्रकार की परिस्थितियों से डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए 2 सरकार को आज भी दो चार होना पड़ता है कि उनकी सरकार की वजह से कुछ लोग ही नहीं बल्कि यूं कहें कि अधिकांश लोग ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी 206 से 44 सीटों तक पहुंच गई। नरेंद्र मोदी ये तोहमत अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। यदि समय से पहले चुनाव कराया जाता है और चुनावी नतीजा पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के आया तब तो बात ठीक, लेकिन चुनावी नतीजा यदि भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में भी आता है तब भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास ये कहने के लिए होगा कि सबसे बड़ी गलती ये थी कि समय से पहले चुनाव करा दिए, जैसे फील गुड इंडिया साइनिंग में हुआ था। उस दौर में भी हार का ठीकरा अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर नहीं फूटा, बल्कि हार का ठीकरा उन लोगों के ऊपर फोड़ा गया जिन लोगों ने समय से पहले चुनाव कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को कथित तौर पर दबाव में लिया था। सबसे ज्यादा प्रमोद महाजन का नाम लिया जाता है। बहुत साफ गोई के साथ यदि कहा जाए तो नेतृत्व अपने ऊपर से चुनावी संभावनाओं के बिखरने का दोष किसी और के सर पर मढ़ने के लिए चुनाव को समय से पहले ले जाने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता प्रतीत हो रहा है। अब इसमें मूल सवाल यह है कि G20 की मेजबानी है, 9 और 10 सितंबर को G20 की मेजबानी है और 15 सितंबर तक ईडी के मौजूदा चीफ प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर संजय मिश्रा का एक्सटेंडेड कार्यकाल है। सुप्रीम कोर्ट की कृपा से मिला हुआ कार्यकाल 15 सितंबर तक है। सरकार के गिड़गिड़ाने के बाद जो 46 दिनों का एक्सटेंशन मिला है वो 15 सितंबर तक जाकर के रुकता है। अब सवाल यह है कि 10 सितंबर या 9 सितंबर जब G20 की बैठक होगी उसके पहले लोकसभा भंग करने का मतलब होगा कि कार्यवाहक सरकार G20 की बैठक की मेजबानी करेगी और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संदेश अच्छा नहीं जाएगा। नरेंद्र मोदी की जो भाजपा के लोगों के शब्दों में जो बनी हुई साख है उस साख पर बट्टा लग सकता है कि बिना संसद के भारत में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी हो रही है। बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भारत में कराया जा रहा है। तो एक ये मुद्दा है। तो 9-10 सितंबर को यदि खत्म होता है G20 की बैठक खत्म होती है, दिल्ली के प्रगति मैदान में तमाम तैयारियां भी चल रही है, तो उस बैठक के खत्म होने के बाद और ईडी चीफ संजय मिश्रा को जो जिस मकसद से 46 दिनों का एक्सटेंशन मिला है, 46 दिनों के लिए अभी और वो बने हुए हैं, यानी 15 सितंबर तक वो बने हुए हैं कार्यकाल में। तो 10 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक यानी G20 की बैठक खत्म होने और संजय मिश्रा के रिटायर होने के बीच की जो अवधि है, ये अवधि बेहद महत्वपूर्ण है। मोटे तौर पर कहें तो 11, 12 और 13 सितंबर ये 3 ऐसी तारीखें हैं कि इन 3 तारीखों में किसी भी दिन लोकसभा भंग करने की सूचना आ जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन 3 तारीखों के बीच यदि लोकसभा भंग होती है तो अगले 3 महीने यानी 15 दिसंबर के पहले लोकसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया को बेहद आसानी से चुनाव आयोग संपन्न करा सकता है। अगर किसी भी जिलाधिकारी के स्तर पर जाकर के पता करें कि किस प्रकार से ईवीएम की मॉनिटरिंग और जांच हो रही है, चुनाव के लिए जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं भी है उन राज्यों में भी जो चुनावी तैयारियां हैं वो जिला स्तर पर किस प्रकार से चल रही है, तो फिर सारी पोल पट्टी सबके सामने खुल जाएगी कि आखिर ये तैयारियां 1 साल पहले इतनी तेजी से क्यों हो रही है। मूल सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी जाड़े के दिनों में लोकसभा चुनाव में जाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी विपक्षी इंडिया गठबंधन को अपनी चुनावी तैयारियों को मूर्त रूप नहीं देना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण में उसकी सफलता का खामियाजा कर्नाटक में भी भुगत चुकी है, विदर्भ और मध्य प्रदेश के इलाके में भुगतने की तैयारी कर रही है, हरियाणा में माहौल उसके खिलाफ जा चुका है, अग्निवीर के प्रदर्शनकारियों को राहुल गांधी ने परमानेंट किए जाने का स्पष्ट आश्वासन दे दिया है। तो उन परिस्थितियों में दूसरी भारत जोड़ो यात्रा हो जाए और वो भारत जोड़ो यात्रा गुजरात, पूरे उत्तर प्रदेश
और असम से होकर गुजरने की नौबत आ जाए। दोस्तों, ये कतई भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि जो हाल कर्नाटक में हुआ है और जो हाल मध्य प्रदेश में होने जा रहा है और जिस प्रकार से विदर्भ में हालत पतली हुई है, महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में, वही हालत या कमोबेश उसी प्रकार की हालत उत्तर प्रदेश, असम या राजस्थान और गुजरात के कुछ ही इलाकों में सही, लेकिन यदि हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाएं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने लायक जो अभी व्यक्त की जा रही है उस पर भी बट्टा लगता हुआ दिखाई दे सकता है। 543 सदस्यों के की संसद में 272 का आंकड़ा बहुमत का होता है। अभी जो भारतीय जनता पार्टी दिख रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी कहां तक जाके रुकेगी, बहुत स्पष्टता के साथ भविष्यवाणी करना तो थोड़ा रिस्की काम हो सकता है। लेकिन यदि मई में चुनाव होते हैं और मध्य प्रदेश, राजस्थान खिसक जाता है, छत्तीसगढ़ हाथ नहीं आता है, तेलंगाना में गुंजाइश नहीं बनती है और मिजोरम के चुनावी नतीजों का भाजपा और कांग्रेस के लिहाज से कोई महत्व नहीं बचता है, तो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाओं के लिए नरेंद्र मोदी पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ पर आश्रित हो जाए कि आप 75 सीटें देंगे तभी जाकर भाजपा 200 तक पहुंचेगी, तो उस संभावनाओं को जिंदा रखने के लिए, किसी और पर आश्रित होने के लिए, खासकर योगी आदित्यनाथ पर आश्रित होने के लिए, उस माहौल को बनने देने की कोशिश नरेंद्र मोदी कतई नहीं करेंगे। इसलिए भी नहीं करेंगे क्योंकि उस परिस्थिति में योगी आदित्यनाथ की जो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है, वो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा नरेंद्र मोदी के सियासी करियर का भट्ठा बिठा सकती है। इसलिए भी भट्ठा बिठा सकती है क्योंकि एक का चुनावी करियर, एक का राष्ट्रीय राजनीति में करियर जब अवसान की तरफ जाता है तो दूसरे करियर का उभार होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जितने दिनों तक भाजपा के शीर्ष पर काबिज रहे, न सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भाजपा के दूसरे नेताओं मसलन लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी वगैरह की महत्वाकांक्षाएं खत्म हो गई। वो देश के सर्वोच्च पद की महत्वाकांक्षा पाले जरूर, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं सके। तो कारण यही था कि उन्हीं की पीढ़ी के अटल बिहारी वाजपेयी शीर्षस्थ नेता के तौर पर काबिज थे। आज परिस्थितियां ये है कि नरेंद्र मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी में कौन, इस बहस की गुंजाइश उस दौर में बनती हुई दिख रही है कि यदि चुनावी संभावनाएं नरेंद्र मोदी की जिंदा रहती हैं तो रास्ता अमित शाह के लिए क्लियर होता है। भावी उत्तराधिकार अमित शाह के पास जाकर सुरक्षित होता हुआ दिखाई देता है। रास्ता नरेंद्र मोदी का यदि अगले चुनाव में ब्लॉक होता है तो भावी उत्तराधिकार का फैसला योगी आदित्यनाथ के पक्ष में वो पलड़ा झुकता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि तब अमित शाह की सियासी अहमियत जो नरेंद्र मोदी की उष्मा से, उनकी राजनीतिक ऊर्जा और राजनीतिक उष्मा से प्रकाशित होने की कोशिश करते हैं, वो प्रकाश पुंज अमित शाह के ऊपर से निकल जाएगा। यानी नरेंद्र मोदी सत्ता के साथ साथ सियासत से भी दूर होंगे और फिर उगते हुए सूरज को सलाम करने की भारतीय जनता पार्टी में जो रवायत रही है, उस रवायत में योगी आदित्यनाथ की संभावनाएं भी आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। तो इन सब कारणों की वजह से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह संघ का एक धड़ा पूरी कोशिश यही करेगा कि न तो विपक्षी गठबंधन को तैयारियों का मौका दिया जाए और न ही राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 करने का मौका दिया जाए और न ही आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन को इतना मौका दिया जाए कि उसकी चुनावी संभावनाओं को पर लग सके। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि 11, 12 और 13 सितंबर की जो तारीख होगी, 9/11, 9/12 और 9/13, ये तारीख जो होगी ये बेहद महत्वपूर्ण तारीख है। संजय मिश्रा के रिटायरमेंट के पहले का और G20 की बैठक के खत्म होने के बीच का पीरियड, वो 4 दिन 14 सितंबर को भी रख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि 11, 12 और 13 सितंबर पर ही नजर रखी जाए। तो इस 3 या 4 दिनों को यदि देखें तो भारतीय राजनीति में एक बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है और इंतजार करते हैं कि आने वाले वक्त में अब कौन सा दांव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलते हैं। इतना नरेंद्र मोदी को बखूबी पता है कि राम मंदिर के मुद्दे में अब इतनी ज्यादा राजनीतिक क्षमता नहीं बची है कि वो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिला सके। राम मंदिर कभी बहुमत नहीं दिला पाया। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद भी सपा बसपा गठबंधन ने भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया था। राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों से 86 तक तो पहुंचा सकती है, 2 सीटों से 119 तक तो पहुंचा सकती है, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा 272 के आंकड़े तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा देगा। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी पूरी तरह से मुतमईन है कि ऐसा नहीं होने जा रहा है। जब 370 का मुद्दा
झारखंड नहीं जिता पाया, महाराष्ट्र नहीं जिता पाया, और यही 370 का मुद्दा हरियाणा में खिचड़ी सरकार बनाने पर विवश कर दिया। तो राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बाहर से जितना कह रही है, अंदर से कितनी कॉन्फिडेंट है, इसका अंदाजा आपको खुद लग सकता है। तो देखते हैं 11, 12 और 13 सितंबर, इन 3 तारीखों को याद रखिए। इन 3 तारीखों को कोई बड़ी खबर आ जाए कि लोकसभा को भंग की जा रही है, भंग किया जा रहा है लोकसभा को, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी मौजूदा दौर में, जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने प्रधानमंत्रित्व काल के 10वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, वो मई में और अप्रैल में लोकसभा चुनाव को इस दौर में ले जाने की हिमाकत करेंगे, इसकी गुंजाइश बेहद कम दिखाई देती है, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल सुसाइड की तरह होगा। राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाओं को खत्म करने जैसा होगा। तो देखते हैं, नरेंद्र मोदी की सोच वहां होती है जहां दूसरे लोग सोचना शुरू करते हैं, वहां वो सोचना खत्म करते हैं। तो 11, 12 और 13 सितंबर की तारीख पर नजर रखिए दोस्तों। फिर आपसे मुलाकात होगी और इस संभावना पे बातचीत होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।